बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं जी लेक्चर नंबर 6। और हमारा जो लेक्चर नंबर 6 है इसमें हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं। ये जो है वो थोड़ा सा रिलेट कर रहा है जो आपने अभी तक 5 लेक्चर्स स्टडी किए हैं ना, उनसे थोड़ा सा रिलेट करेगा और उसे रिलेट करके नेक्स्ट जो है वो आपको ये लेके जाएंगे। अच्छा, अभी तक हम देखें स्टूडेंट्स, आपने फ्रीक्वेंसी टेबल्स देखे थे। फ्रीक्वेंसी जो टेबल्स आपने अभी तक स्टडी किए थे ना, उसमें थोड़ा सा जो है वो इशू था, थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। और वो जो ड्रॉबैक्स है ना, उसकी वजह से ही एक न्यू टर्म, एक न्यू मेथड जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। प्रीवियस लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम फ्रीक्वेंसी टेबल्स को डिस्कस कर रहे थे। अब ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल्स हैं इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम जो है वो हमारे पास एक ग्रुप प्रोसेस होता था। आप किसी भी चीज को जो है ना इंडिविजुअली जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे थे, उस पर रिसर्च इंडिविजुअली नहीं कर रहे थे। आप जो है वो बहुत ज्यादा डाटा होता था आपके पास, आप उसको स्टडी करते थे, उस पर रिसर्च करते थे। तो इससे क्या होता है कि जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं ना, तो उससे आपकी जो है ना वो इंडिविजुअली जो स्टडी होती है ना वो इफेक्ट होती है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये हो सकती है कि देखें, ये जो टीचर्स होती हैं ना, ये आपको ग्रुप स्टडी करवाती हैं और उसके अलावा इंडिविजुअली स्टडी करवाती हैं। सपोज आपको एक असाइनमेंट दी गई है। कभी ऐसा होता है कि टीचर्स आपको असाइनमेंट जो है ना वो ग्रुप में दे देती हैं कि 5 स्टूडेंट जो है वो एक ही असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे, और कभी ऐसा होता है कि वो जो है इंडिविजुअली सबको देती हैं। सब स्टूडेंट जो है ना वो अपनी अपनी पर्सनली तौर पे असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाते हैं। तो इससे स्टूडेंट्स क्या होता है कि देखें, जब आप सब अपनी अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे ना, तो उससे टीचर्स को ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कितने लेवल तक इनको समझ आई है, और ये जो है वो कौन सा स्टूडेंट किस लेवल पे है, कितने इसके ग्रेड्स आ सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दी जाए ना, तो वो आपको हर स्टूडेंट का नहीं पता चलेगा कि ये जो है वो असाइनमेंट किसने सॉल्व की है, ये 5 ने जो है वो मिलके की है या किसी एक ने कर दी है सॉल्व। तो आपको सारे स्टूडेंट्स का आइडिया नहीं होता कि ये स्टूडेंट जो है वो कितनी हद तक इनको समझ आई है या कितने इंटेलिजेंट है ये। इसलिए यही जो है ना एग्जांपल यहाँ पे हो रही है यूज के फ्रीक्वेंसी टेबल। अभी तक हम उसमें ये पढ़े थे कि ग्रुपिंग प्रोसेस होता था, तो इंडिविजुअली जो ऑब्जर्वेशन थी ना, उसकी आइडेंटिटी जो है वो नहीं शो हो रही थी उसमें। तो इस वजह से जो है ना वो एक आपके पास न्यू जो मेथड है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। तो इसको हम जो है वो नेक्स्ट अब स्टडी करने लगे हैं। ये 1977 में जो है ना वो जॉन टके ने जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है कि ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया और उसके अलावा किस ईयर में। तो इसकी जो है वो नेक्स्ट देखते हैं जी, स्टेम एंड लीफ क्या होती है। स्टूडेंट्स, ये जो है स्टेम इज द लीडिंग डिजिट होता है। जो स्टेम है ना, स्टेम बेस, बुनियाद किसी चीज की लीड करने वाली जो चीज होती है। एक जैसे कोई ग्रुप है, उसको एक जो है वो कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो उसको लीड कर रहा होता है, ठीक है, जो उसको जो है वो मैनेज कर रहा होता है। तो वो उसकी बेस ही हुई ना, तो वो उसको हम स्टेम कहते हैं। और जो बाकी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं ना, वो क्या होंगे, वो लीफ होंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है वो लीफ क्या है, लीफ इज द रेस्ट ऑफ द नंबर और द ट्रेलिंग डिजिट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है वो नेक्स्ट ये देख लेते हैं। एक उसने एग्जांपल दी हुई है 243 नंबर है आपके पास। इसकी स्टेम एंड लीफ देख लेते हैं किस तरह से जो है ना वो फाइंड की जाती है। ये देखें लीडिंग डिजिट, और ये जो है ना इसी तरह से आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वर्टिकल लाइन, कि एक वर्टिकल लाइन जो है वो सेपरेट करती है स्टेम एंड लीफ दोनों को, ठीक है। ये देखें, ये वाली वर्टिकल लाइन है, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है कि टॉप टू बॉटम होती है। तो ये देखें ये लीडिंग डिजिट और ट्रेलिंग डिजिट। ये जो ट्रेलिंग डिजिट है, इसको जो है वो उसने क्या कहा हुआ है कि एक नंबर है और रेस्ट ऑफ द नंबर आर दी ट्रेलिंग डिजिट, ठीक है। तो उसके बाद देखें 243 है। स्टूडेंट्स, एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर 2 जो है ना वो डिजिट्स है ना, अगर यहाँ पे 24 होता ओनली, तो उस वक्त तो हमारे पास जस्ट एक ही स्टेम और एक ही लीफ होगा। लेकिन अगर आपके पास 3 डिजिट्स आ जाए ना, तो फिर आपके पास जो है वो स्टेम एंड लीफ जो है ना वो 2 बनेंगे। अब 243 है, इसका मतलब ये 3 है हमारे पास डिजिट्स, तो इनके हमारे पास जो है वो 2 टेबल बनेंगे। कैसे? 243 में ना सबसे पहले जो है वो 2 लीड कर रहा है और 43 सेपरेट हो गया। उसके बाद जो है वो 24 लीड कर रहा है और 3 को हम सेपरेट कर देंगे। तो इसी तरह से जब 3 डिजिट्स होंगे ना, तो आप स्टेम एंड लीफ के 2 टेबल बनाएंगे। और अगर आपके पास जो है वो 2 डिजिट्स होते हैं, तो फिर आप सिर्फ जो है वो 1 टेबल बनाओगे। नेक्स्ट जो है वो इसको डिटेल में देख लेते हैं स्टेम एंड लीफ को, कि अब जो आप पहले जो वो टेबल्स ग्राफ वगैरह को स्टडी कर रहे थे ना, अब ये स्टेम एंड लीफ को ना आहिस्ता आहिस्ता उससे रिलेट करते जाएंगे।
क्योंकि आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना ही किसको है, टेबल्स को आपने स्टडी करना है, ग्राफ बनाने हैं, तो हर जो टॉपिक है ना आपका वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करेगा। एग्जाम्पल है आपके पास, उन्होंने डाटा दिया हुआ है, आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, इसकी जो है ना वो स्टेम एंड लीफ आपने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स स्टेम एंड लीफ कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहला जो स्टेप होता है ना आपके पास, जब आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और वो ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या होता है, सबसे जो छोटी वैल्यू होती है ना उसको पहले लिखते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बड़ी की तरफ जाते हैं, और लास्ट पे आपकी सबसे बड़ी वैल्यू आती है। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना होता है कि देखें यहाँ पे जो है ना हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है ना वो आपने देख लेनी है, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है वो 10, 20, 30, 40 किस लाइन से हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे, स्टेम हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखा हुआ है उसने। यहाँ पे अब हम जो 1 है ना हमारे पास, 1 स्टेम के जो लीफ है ना उनको देखते हैं। यहाँ पे एक 1 का ये 18 है, और सेकंड है आपके पास 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो क्या होगा, 18 है और 12 है, तो हम 1 जो है उसको तो 1 टाइम लिख देंगे यहाँ पे, और जो उसके लीफ है ना उनको यहाँ पे लिखना है। एक 8 हो जाएगा ये वाला, और एक आपके पास 2। एक और बात है कि आपने ये जो लीफ है ना इनमें थोड़ा सा गैप रखना है, कोमा वगैरह कुछ नहीं लगेगा इसमें, फुल स्टॉप वगैरह, जस्ट आपने वैसे इनको थोड़ा सा गैप दे के लिखना है, ताकि ये 82 ना लगे, बल्कि 8 और 2 सेपरेट लगे। उसके बाद आपके पास 2 है, 2 से रिलेटेड जो है वो देख लेते हैं। ये 2 को हमने लिख दिया, अब उसके लीफ देखते हैं। एक तो आपके पास 2 का जो है ये 29 है, इसका मतलब 9 हो गया लीफ, और उसके बाद 26 और 27, तो इसका मतलब हमारे पास 9, 6 और 7 जो है वो लीफ यहाँ पे लिखे जाएंगे, ये रहे। ठीक है, इस तरह से आपने ये लिखने। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेटा इन द फॉर्म ऑफ एन अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऑलरेडी ये चीज आपको मैंने बताई है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे इसका उसने सॉल्व किया है, और नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हमारा जो है वो टॉपिक आ गया कौन सा, जो कि ऑलरेडी हम स्टडी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि स्टेम एंड लीफ को जो है वो टॉपिक को डिस्कस करते हुए, उस मेथड को यूज करते हुए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। तो आपकी जो क्लास लिमिट है वो क्या बनेगी, आपने देखना है कि जो आपके पास मिनिमम नंबर कौन सा है और मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो जब आप क्लास लिमिट्स बनाएंगे ना, तो आपने जो है वो डिफरेंस रख लेना है। इसने रखा है 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस रख के, और आपने फिर जो है ना वो ये देख लेना है, सबसे छोटी जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ पे लिख देनी है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो लास्ट पे आ जाएगी। मतलब आपकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज है ना, सारी वैल्यूज जो आपको दी गई हैं, गिवन डाटा जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो सारी उसमें आनी चाहिए। उसके बाद जो है वो क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज आपको मैंने बताया हुआ है कि जब आप क्लास लिमिट्स बनाते हैं ना, तो जो अपर लिमिट होती है ना उसमें से हम जो है वो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 0.5 को, और जो हमारे पास लोअर लिमिट होती है उसमें से हम जो है वो क्या करते हैं, उसमें प्लस करते हैं। सॉरी, ये मैंने अपोजिट कर दिया। ये जो लोअर लिमिट है इसमें हम माइनस करते हैं, और जो अपर लिमिट होती है उसमें प्लस करते हैं 0.5 को। तो यहाँ पे उसने ऐसे ही किया है, इस तरह से आपकी क्लास बाउंड्री सारी बन जाएंगी। और टेलीमॉक्स क्या होता है जी, ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, एक दफा फिर भी मैं इसको जो है वो रिपीट कर देती हूँ। क्लास बाउंड्रीज में जो इसने ये क्लास बनाई हुई है ना 9.5 और 19.5, इन दोनों के दरमियान में जो आपका डाटा दिया हुआ है ना क्वेश्चन का, इन दोनों में जितनी भी वैल्यूज आ रही है ना वो आपने बतानी है कि वो कितनी है। तो वो हमारे पास ना 9.5 और 19.5, इन दोनों के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज है वो जस्ट 2 है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें, तो आपके जो टैली मार्क्स है वो भी 2 होगा, क्योंकि टैली मार्क्स को हम फ्रीक्वेंसी से ही जो है वो शो कर लेते होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। फ्रीक्वेंसी 2 है तो टैली मार्क्स में 2 लाइंस लग जाएंगी। अगर फ्रीक्वेंसी 3 है तो आपके पास 3 लग जाएंगी। ठीक है, ये 5 है तो 4 लाइंस लगा के उसके ऊपर एक हम जो है वो लाइन लगाएंगे, तो वो हमारे पास 5 हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है, आपने हिस्टोग्राम जो है वो ग्राफ बनाना है। हिस्टोग्राम ग्राफ जो है ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ कैसे बनाना है। एक्स एक्सिस पे आपकी जो है वो क्लास बाउंड्रीज होती हैं, और वाई एक्सिस पे आप जो है फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, और उससे जो है वो आप देख लेते हो कि किस क्लास बाउंड्री पे कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको ग्राफ को बनाते जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब आपका न्यू टॉपिक है जी सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, ये दो आपके पास टॉपिक हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ये 2 लाइंस लिखी हुई हैं उसने। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, एवरेजेस इनेबल्स अस टू मेजर दी सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ वेरिएबल डाटा। ऐसी एवरेज मीन जो कि आपको जो है वो क्या सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने में हेल्प करती है, किसकी, वेरिएबल डाटा की। मेजर ऑफ डिस्पर्शन इनेबल्स अस टू मेजर इट्स वेरिएबिलिटी। ठीक है, ये वेरिएबिलिटी को मेजर करने में जो है वो हेल्पफुल है। उसके बाद एवरेज है। एवरेज स्टूडेंट्स एवरेज क्या होती है, आपके पास सिंपल इसको बता देती हूँ, सारी वैल्यूज को आप प्लस करते हो और जितनी वो वैल्यूज होती है ना उस पर हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एवरेज आ जाती होती है। ये एक सिंपल मेथड है एवरेज फाइंड करने का, मीन फाइंड करने का।
उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें आप, उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है और ग्राफ जो है वो बना हुआ है ए एंड बी का, ठीक है, एक पर्पल है एक ब्लू है हमारे पास। तो आपने स्टूडेंट क्या करना है, ये आपके पास कौन सा ग्राफ है, पॉलीगॉन हुआ ना, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कर्व बन रही है आपके पास। ये शेप जो है वो एक पॉलीगॉन की है, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। इंस्पेक्शन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन शोज दैट दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप। वो कह रहा है कि ये जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना हुआ है, देखें आपको पता चल रहा होगा पर्पल एंड ब्लू दोनों की सेम है, दोनों की जो शेप है वो सेम है, बस थोड़ी सी जो है वो आगे और पीछे है, बस इतना सा फर्क आ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इफ वी कंप्यूट द मीन नंबर ऑफ रूम्स पर हाउस फॉर ईच ऑफ दी, ये देखें यहाँ पे मीन फाइंड कर रहा है वो, इनकी जो है वो मीन फाइंड करेगा किस किस की, पर्पल की और ब्लू की। जब उसने मीन फाइंड किया तो क्या आया, एवरेज फाइंड करनी है। तो क्या करनी है कि ये जो जहां जहां पे ये पॉइंट्स है ना, ये इनको आपने प्लस करना है, एन प्लस करके, और जितनी वैल्यूज हैं उन पे डिवाइड कर देना है आपने। तो ये आपके पास जो ए है उसका 6.67 आएगा और जो बी है उसका 7.67 आएगा। ए कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और बी जो है वो नीचे वाला। तो ये पर्पल एंड ब्लू दोनों का उसने मीन एवरेज फाइंड किया हुआ है। उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ एवरेज है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी एवरेज की, आगे से आपको टाइप्स दी हुई हैं, जियोमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, एंड मीडियन एंड मोड है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी स्टूडेंट्स कि हमारे पास है जी मोड, इसकी जो है वो पहले शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, बाद में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स, ये तीनों जो हैं वो एवरेजेस होती हैं दैट आर मैथमेटिकल कैरेक्टर एंड गिव एन इंडिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। अच्छा, ये जो है ना, ये तीनों सिंपल आपने ये याद रखना है कि जियोमेट्रिक, हार्मोनिक और अरिथमेटिक जो है ये तीनों ही एवरेज फाइंड करने के लिए यूज होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है जी मीडियन। मीडियन टर्म क्या होती है, मीडियन किसी भी डाटा में कोई भी वैल्यूज आपको दी हुई है उसमें आपने मिड फाइंड करना होता है, ठीक है, आपने मिड पॉइंट निकालना होता है, उसको हम मीडियन कहते हैं। और ये जो है मोड, मोड जो है ना वो किसी भी वैल्यूज में, आप ये देख लो कि कोई क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें बहुत ज्यादा वैल्यूज दी हैं, आपने देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, तो वो आपकी मोड होगी। उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं मोड की। मोड की एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये आपको वैल्यू दी हुई है, ये काफी ज्यादा वैल्यूज दी हुई हैं, इसमें से आपने मोड फाइंड करना है। तो देखें इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 9 है, 9 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो आप जो है वो 9 लिखोगे और मोड आपका जो है वो 9 हो जाएगा। मतलब कोई भी आपके पास बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, उनमें से कोई ऐसी जो है वैल्यू जो बहुत ज्यादा टाइम जो है वो आई है, ये लगा लें कि आप फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं हम, कि फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा हो, तो जो जितनी ज्यादा टाइम जो है रिपीट होगी ना वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में, वो हमारा मोड होता है। उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं टेबल की फॉर्म में। मोड जो है वो सिंपल तो आपने देख लिया, लेकिन अब टेबल की फॉर्म में देखते हैं कि मोड कैसे फाइंड करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कुछ वैल्यूज दी हुई है टेबल की फॉर्म में, इसमें आपने फाइंड करना है जी। ये कह रहा है वी कैन रिप्रेजेंट दिस डाटा, ये जो आपको डाटा दिया हुआ है ना, इसका जो आपके पास मोड है ना वो कैसे फाइंड किया जाएगा, डॉट प्लॉट से। डॉट प्लॉट एक मेथड है, इससे जो है वो डॉट प्लॉट एक ना ग्राफ बनाते हैं, उससे जो है ना वो आप ये मोड फाइंड करते हैं। किस तरह फाइंड करते हैं मैं आपको इसे ग्राफ से ही समझा देती हूँ। जो आपकी वैल्यूज दी होंगी ना, आपको टेबल दिया होगा उसका देखें आप ग्राफ बनाते हो ना, तो आपने ये देखना है कि ये देखें ये जो डॉट्स है ना, ये डॉट्स लगे हुए हैं। जैसे आप कोई ग्राफ बनाते हो उसमें हम ऐसे करते हैं, हम लाइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो आपकी क्लॉस बाउंड्रीज है ना, इनमें आपने देखना है कि 9 जो है, 9 के जो अपोजिट है इसके अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं वो कितनी है, 10.5 के अगेंस्ट कितनी वैल्यूज हैं, या मिड में कोई वैल्यू आ रही है तो वो कितनी है। जैसे ये आपका टेबल दिया हुआ है ना, इधर ये देखें ये टेबल दिया हुआ है कि ये 27 है, 8 पॉइंट जो है वो आपके पास 2 है, उसके बाद 28 है, वहां पे 6.9 है। तो ये आपने देखना है कि किस वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो ज्यादा वैल्यूज आई हुई हैं। तो ये जब आप फाइंड करोगे ना, तो ये जो डॉट्स है ना, इनसे आपको पता चल जाएगा कि जो मोड है वो क्या है। मोड क्या होता है, जो ज्यादा रिपीट हो रहा होता है, जो ज्यादा टाइम आता है। तो जो डॉट आपका ज्यादा टाइम आएगा ना, तो वो आपका मोड होगा। जैसे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा डॉट आया ना वो यहाँ पे आया, ये रहा 6 और 7.5 के दरमियान, तो यहाँ पे ही तकरीबन आपका मोड बनेगा। तो ये जो डॉट प्लॉट वाला मेथड है ना, ये यूज किया जाता है। उसके बाद जो है अब आपने मोड फाइंड करना है इन केस ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपने अभी तक वो जो है वो देखा कि सिंपल मोड कैसे फाइंड करते हैं, टेबल की फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं। अब आपने देखना है डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे होता है। सबसे पहले डिस्क्रीट में देखते हैं। डिस्क्रीट में आपको टेबल दिया गया है, टेबल में आपने क्या करना है कि स्टूडेंट्स जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना वो क्या है,
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी होती है आपने किसमें, डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप मोड फाइंड करते हो तो उसका मेथड क्या होता है वो आपको बताने लगी हूँ कि आपको टेबल दिया गया है, इस टेबल में से आपने फाइंड करना है मोड। कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले देखो कि मैक्सिमम जो आपके पास वैल्यू है ना फ्रीक्वेंसी की वो क्या है, वो हमारे पास है 13, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि जो 13 है ना इसके साथ देखना है इसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो क्या है, इसके अगेंस्ट है 39, वही जो है ना वो हमारा मोड होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि अब आपने फाइंड करना है जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो टफ है ना वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का ही मोड फाइंड करना है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, उसमें प्रॉपरली आप वैल्यूज फाइंड करते हो, देन आप जो है वो इसका सोल्यूशन निकालते हो। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपका ये है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला ये आपने याद कर लेना है, और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इसने फार्मूले में ये जो टर्म्स यूज की हुई है ना ये क्या क्या है। एफ एम का क्या मतलब है, F1 का क्या मतलब है, ये देखें स्टूडेंट। सबसे पहले है हमारे पास ये एल क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, मॉडल क्लास फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप मॉडल क्लास फाइंड करते हो। मॉडल क्लास फाइंड करने के बाद ये बाकी सारी वैल्यूज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कैसे आएंगी, मॉडल क्लास आपने फाइंड कर ली, सपोज मॉडल क्लास आपने फाइंड की है, उसकी जो वो जो मॉडल क्लास है ना उसके उसी लाइन में आपने देखना है, उसी रो में, कि जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी ना वो आपकी क्या होगी, एल, ठीक है। उसके बाद एफ एम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो आपकी मॉडल क्लास होगी ना, जो मेन क्लास आपने चूज की है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास एफ एम होगी। उसके बाद जो है वो F1 क्या होगा, जो आपकी ये जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है ना उससे ऊपर वाली जो होगी, उससे प्रीवियस। और जो F2 है वो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है ना उससे नीचे वाली जो होगी। ये भी क्वेश्चन करते हैं ना तो उससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो ये एज है ना, एज क्या होता है आपके पास, कि जब हम क्लास बाउंड्रीज बना रहे होते हैं तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि 3 को हमने ऐड करते जाना है अपर और लोअर लिमिट्स बनाने के लिए, तो 3 को हम ऐड करते जाते थे। तो वो जो अपर एंड लोअर लिमिट्स बनाने के लिए जिस डिजिट को हम प्लस कर रहे होते हैं ना उसको हम जो है ना वो एज कहते हैं। एज होता क्या है, जो क्लास इंटरवल्स होती हैं, कि हमने कितनी जो है ना वो क्लास इंटरवल रखनी है। ये देखें, ये आपको ना टेबल दिया हुआ है, टेबल आपका दिया हुआ था जी, माइलेज, रेटिंग है, क्लास बाउंड्रीज हैं, ये आपको दी हुई हैं, आपने नंबर ऑफ कार्स ये लिखा हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी आपकी। अब हमने इससे जो है ना ये फाइंड करना है। ये देखें, इससे अगर मैं फाइंड करूँ ना तो स्टूडेंट सबसे पहले जो क्लास मॉडल है वो क्या होती है, क्लास मॉडल होती है आपकी, आपके टेबल में आपने सबसे पहले ये चीज देख लेनी है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना सबसे ज्यादा वो कौन सी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास 14 है, तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी ना वो हमारी मॉडल क्लास होती है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया आपका। सेकंड स्टेप क्या होता है, अब आपका FM आ गया, क्योंकि जो मॉडल क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना उसको हम FM कहते हैं। FM भी हमारा आ गया। अब हमने क्या करना है, F1 F2 फाइंड करना है। F1 क्या होता है, ये जो आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है ना उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, और मॉडल क्लास की जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो F2 होती है। और उसके बाद अब हमारे पास L है, तो L किसको कहते हैं, उसने बताया था आपको कि जो मॉडल क्लास की लोअर क्लास लिमिट होती है वो है 35.95, वो आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये जब फार्मूलाज में आप वैल्यूज पुट करेंगे, और ये जो 3 है, ये 3 कहाँ से आया, जो एज है ना हमारा, इसने क्या किया है कि ये जो यहाँ पे ये देखें, इसको देखें कि वो 3 प्लस कर रहा है। ये जो 30.0 है ना उसमें 3 प्लस किया तो 33.0 आया ना, और यहाँ पे 32.9 में उसने 3 प्लस किया तो 35.9 आया। तो इट्स मीन कि इसका जो क्लास इंटरवल है वो 3 का चल रहा है, उसने अपर और लोअर लिमिट्स बनाने के लिए 3 को ऐड किया है सब में, तो इसलिए इसका जो एज है, जो क्लास इंटरवल है वो 3 होगा। स्टूडेंट्स आपने एक और बात याद रखनी है, ये जो फार्मूले से रिलेटेड मैंने सारी बातें बताई हैं कि MCQs में भी आ सकती हैं कि FM क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, और ये एज क्या होता है, ये L क्या होता है, ये आपको MCQs में आ सकती हैं चीजें। इस तरह से जो है ना वो आपने फार्मूले में जो है ना वैल्यूज पुट करके ये आपका आंसर आ जाएगा 37.825। इसका आपने फिर ग्राफ बनाना है। आपको पता है कि जो आपके पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं उसको हमेशा हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जो है वो फिर हम जो है वो पॉलीगॉन बनाएंगे, वो हमारे पास ये कर्व आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनेगी। ऊपर वाला पॉलीगॉन था, ये फ्रीक्वेंसी कर्व है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कर्व को हमेशा हम डॉटेड लाइन में जाहिर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद जो है ये जो है वो आपका ग्राफ है। यहाँ पे इसने ये बताया हुआ है कि ये यहाँ पे जो है ना वो तकरीबन आपका ये 37.85 आता है। कैसे, ये जो क्लास बाउंड्रीज है ना इसकी वैल्यू से उसने ये जो है आइडिया लगाया है कि 37.82 कहाँ पे आ रहा है, 37.45 से थोड़ा सा आगे आएगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये जो है ना वो आपका लेक्चर नंबर 6 है, और ये जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या स्टडी किया था, इसको एक दफ़ा मैं रिवाइज करवा देती हूँ स्टूडेंट्स। इसमें जो लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हमने न्यू टॉपिक डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है जी, हमने स्टेम एंड लीफ टॉपिक। स्टेम एंड लीफ मेथड क्यों यूज किया गया, क्योंकि हम जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे लेक्चर 5 तक, वो था हमारे पास ग्रुपिंग प्रोसेस। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो ग्रुपिंग प्रोसेस था वो इंडिविजुअली आइडेंटिटी जो है ना उसको जाहिर नहीं कर रहा था। इस वजह से हमें एक नई मेथड की जरूरत पड़ी। वो हमें 1977 में जो है ना एक जॉन्ट के जो है वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया है। और उसके बाद जो है स्टेम एंड लीफ हमने देखा कि स्टेम एंड लीफ क्या होता है। स्टेम हम जो कहते हैं कि लीड करने वाला डिजिट होता है, और जो लीफ है वो ट्रेलिंग डिजिट होता है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमने देखा जी हमारे पास मोड, मीडियन, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जो कि हमारे पास एवरेज की टाइप्स थी, उनको हमने देखा। और उसमें से जस्ट हमने किसको डिस्कस किया, मोड को। ठीक है, मोड को हमने डिस्कस किया। तो मोड के हमने देखा कि जब सिंपल हमारे पास डाटा होगा तो कैसे मोड फाइंड होगा, अगर हमारे पास ग्राफ की सूरत में है तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे, सॉरी टेबल की फॉर्म में है तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की फॉर्म में मोड कैसे फाइंड किया जाता है। ये डिफरेंट मेथड आपने देखे। डॉट प्लॉट देखा, डॉट प्लॉट के थ्रू भी हम मोड कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपका लेक्चर था कंप्लीट स्टेम एंड लीफ से रिलेटेड। और नेक्स्ट हमने जो है वो मोड को भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एवरेज की बाकी टाइप्स को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज।